सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रीट मेन एग्जाम से संबंधित साइकोलॉजी की क्लास, मनोविज्ञान की क्लास, अर्थात थर्ड ग्रेड जो एग्जाम है उसमें अपने साइकोलॉजी के 10 प्रश्न आएंगे। तो हर रोज डेली मॉर्निंग में मैं 10 प्रश्नों की क्लास लेता हूं, ठीक है, जो कि अपने 20 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे? साइकोलॉजी के 20 अंक के होंगे, है ना, रीट मेंस एग्जाम में। तो ये क्लास है आपको डेली सुबह 6:05 पर यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाती है रिकॉर्डेड क्लास के रूप में, और 20 अंक की तैयारी है वो मैं रोज आपको करवाता हूं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, शेषावस्था संबंधित दिए गए कथनों को पढ़कर सही कूट की पहचान कीजिए। मतलब शेषावस्था से संबंधित है, हमें कुछ कथन दे रखे हैं और इन कथनों में से सही कूट की पहचान करनी है। तो कथन देखते हैं। कथन 1 है कल्पना जगत में विचरण। दूसरा कथन है तार्किक चिंतन की अवस्था। तीसरा है सीखने का स्वर्ण काल। तो देखो, इनमें से अपने को सही कूट की पहचान करनी है। शेषावस्था से संबंधित कथन है, क्या शेषावस्था में बालक कल्पना जगत में विचरण करता है? बिल्कुल सही है, बालक जो होता है वो कल्पना जगत में ही विचरण करता है, ठीक है। दूसरा तार्किक चिंतन की अवस्था, तो क्या शेषावस्था में बच्चा तर्क कर सकता है क्या, है ना? तो शेषावस्था में जो बच्चा है वो तर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। कैसी होती है? अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। तो ऊपर वाला सही है, लेकिन कथन 2 है वो सही नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा सीखने का स्वर्ण काल, गोल्डन एज। कौन सी एज? गोल्डन एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये कथन है वो भी सही है। तो कहने का मतलब 1 और 3 है वो सही कथन है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में केवल 1 सही है, ऑप्शन बी में केवल 2 सही है, ऑप्शन 3 में 1 एवं 3 सही है, और ऑप्शन डी में केवल 3 सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 एवं 3 सही है। मतलब कल्पना जगत में विचरण करता है बच्चा, और सीखने का स्वर्ण काल भी कहते हैं, जबकि तार्किक चिंतन की अवस्था नहीं होती, अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है शेष अवस्था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करके उचित कूट की पहचान कीजिए। देखो, कूट वाला प्रश्न फिर आ गया, सुमेलित करना है, सुमेलित करके फिर सही कूट की पहचान करनी है। तो देखते हैं। 1 नंबर में दे रखा फ्राइड, और सामने दे रखा है श्रेष्ठता की कामना समायोजन का आधार है। 2 नंबर पे दे जुंग, और इस सामने बी में दे रखा है यौन संतुष्टि समायोजन का आधार है। और 3 नंबर पर दे रखा है एडलर, और सी में दे रखा है आत्मसिद्धि समायोजन का आधार है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि समायोजन से संबंधित ये कथन किस किस के हैं वो अपने को सही सुमेलित करना है, ठीक है। कि फ्राइड ने, या यूं समझ लो आप कि श्रेष्ठता की कामना समायोजन का आधार है, ये किसने कहा था? यौन संतुष्टि समायोजन का आधार है, ये किसने कहा था? और आत्मसिद्धि समायोजन का आधार है, ये किसने कहा था? तो यहाँ पे जो 3 मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं उनका इन कथनों से अपने को सही संबंध स्थापित करना है। तो देखो, देखते हैं इन कथनों के बारे में। देखो, पहले फ्राइड की बात करें तो फ्राइड की अगर अपन बात करें तो फ्राइड ने क्या कहा था? फ्राइड ने कहा कि यौन संतुष्टि जो है वो समायोजन का आधार है। मतलब फ्राइड के अनुसार यौन संतुष्टि क्या होती है? समायोजन का आधार होती है, ठीक है। उसके बाद में है जुंग। तो जुंग ने क्या कहा? जुंग ने कहा कि आत्मसिद्धि समायोजन का आधार होती है। क्या होती है? आत्मसिद्धि समायोजन का आधार होती है। तो पहले में क्या आ गया? पहले में आ गया अपने बी आ गया। पहले में क्या आ गया? बी आ गया। और दूसरे में क्या आ गया? दूसरे में आ गया अपने सी आ गया, ठीक है। और अब है तीसरा एडलर, ठीक है। तो एडलर ने क्या कहा था? एडलर की बात करें तो एडलर ने कहा कि श्रेष्ठता की कामना ही समायोजन का क्या होती है? आधार होती है। तो तीसरे में आ जाएगा ए आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। इसका मतलब है कि बी सी ए वाला ऑप्शन सही रहेगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 में बी, 2 में सी और 3 में ए हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, अधिगम संबंधी सिद्धांतों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ पर अधिगम से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, और उनके सामने उनके जनक दे रखे हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसकी अपने को पहचान करनी है। ऑप्शन ए में संबंधवाद सिद्धांत, थॉर्नडाइक 1913। बिल्कुल सही बात है, संबंधवाद का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने 1913 में दिया था। आगे बात समझ में, ये बात सही है। बी में दे रखा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, पावलोव 1904। तो देखो, ये सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या जिसको अपन प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, तो ये भी पावलोव ने दिया था, 1904 में दिया था, ये भी सही है।
फिर आ रखा आपने सी में पुनर्बलन का सिद्धांत हल 1915, तो ये भी कथन सही है। पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो हल ने दिया था, ठीक है, 1915 में, तो ये भी कथन सही है, ठीक है, ये भी सही सुमेलित है। और डी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत वॉटसन 1938, तो ये गलत है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो वॉटसन ने नहीं दिया था, बल्कि किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, क्योंकि जो सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, किसके अनुसार भावुक व विचार स्पष्टता वाला व्यक्ति चक्र विक्षिप्त कहलाता है? मतलब किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जो भावुक है और विचार स्पष्टता है, तो उस व्यक्ति को चक्र विक्षिप्त व्यक्ति कहते हैं। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए आल्पोर्ट, ऑप्शन बी है केटल, ऑप्शन सी है मुर्रे और ऑप्शन डी में है सेल्डन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, केटल का कथन है। किसका कथन है? केटल का कथन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है अपना, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, इस विषय में चिंतन किससे संबंधित है? मतलब कोई भी मान लिया कि कोई बालक है या कोई व्यक्ति है, वो ये सोचता है कि मैं वास्तव में क्या हूं या मैं कौन हूं, तो इस प्रकार का कोई यदि व्यक्ति चिंतन करता है तो इसका मतलब है कि वो किससे संबंधित है? इस प्रकार का जो चिंतन है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धारणा। देखो ये धारणा नहीं है, ये धारणा है, ध्यान रखना, मिस प्रिंटिंग हो गया ये, धारणा, ठीक है। ऑप्शन बी में है ध्यान, ऑप्शन सी में आत्मसंप्रत्यय और ऑप्शन डी में है अहम, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आत्मसंप्रत्यय, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि वो स्वयं के बारे में सोच रहा है ना कि भाई मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं क्या चीज हूँ, तो वो खुद के बारे में चिंतन कर रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? आत्मसंप्रत्यय बोलते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? आत्मसंप्रत्यय के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठवां प्रश्न है, शारीरिक रूप से विकलांग बालक है, तो शारीरिक रूप से कौन से बालक होते हैं वो विकलांग बालक होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है दृष्टि दोष से युक्त विकलांग बालक, तो बिल्कुल सही बात है, मतलब जिसकी दृष्टि ठीक नहीं है, आंखें ठीक से काम नहीं करती है, तो वो शारीरिक रूप से विकलांग बालक ही तो कहलाएगा, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है ये। ऑप्शन बी में श्रवण दोषों से युक्त विकलांग, बिल्कुल सही बात है, जिसको सुनाई नहीं दे रहा या कम सुनाई देता, बेरा है, ठीक है, या और भी स्वर्ण से संबंधित कोई दोष है, तो ये भी शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत ही आएगा। ऑप्शन सी में मांसपेशी अथवा अस्थि दोषों से युक्त विकलांग, मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मान लिया कि किसी को पोलियो हो रखा है या अस्थियों से संबंधित कोई विकलांगता है, तो वो भी शारीरिक रूप से विकलांगता के अंदर ही आएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना, और विशेष सूचना यह है कि आप हमारे मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के एक निश्चित टाइम टेबल के तहत, मतलब एक निश्चित शेड्यूल के तहत क्विज मिलता है, तो उन क्विज को अटेंड करके आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छी मजबूत कर सकते हो। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे अंत में देखने के बाद, तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना प्लीज़, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छे से अच्छे साइकोलॉजी के मैं डेली क्वेश्चन है वो लाता रहूं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 7वें प्रश्न की। तो 7वां प्रश्न है अपना, विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों को हरलोक ने कितने भागों में बांटा है? मतलब विकास की प्रक्रिया में जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को हरलोक ने, है ना, हरलोक एक महिला मनोवैज्ञानिक है, तो उसने कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, 4 भागों में बांटा था हरलोक ने। पहला भाग था आपके आकार में परिवर्तन, क्या था? आकार में परिवर्तन, ठीक है। दूसरा उन्होंने रखा था अनुपात में परिवर्तन, किसमें? अनुपात में परिवर्तन, ठीक है। और तीसरा रखा था पुरानी आकृतियों का लोप, है ना, पुरानी आकृतियां वो विलुप्त हो जाती विकास की प्रक्रिया के दौरान। और चौथा रखा था नवीन आकृतियों की प्राप्ति, नवीन आकृतियों की प्राप्ति। तो इस प्रकार विकास की प्रक्रिया में होने वाले सभी परिवर्तनों को हरलोक ने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, बाल अपराधी बालकों की रोकथाम का निम्न में से उपाय है।
मतलब जो बाल अपराधी बालक होते हैं उनको बाल अपराधी बनने से रोकने के लिए कौन से उपाय हमें करने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, ऐसे बालकों के माता पिता को बाल अपराध मनोविज्ञान का ज्ञान कराना चाहिए। यहाँ पे करना नहीं है, कराना है, ध्यान रखें। ठीक है, कराना चाहिए। ठीक है, मतलब इस प्रकार के जो बालक होते हैं तो उनके माता पिता को बाल मनोविज्ञान या बाल अपराध मनोविज्ञान का ज्ञान है वो दिया जाना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि बालक है वो किस कंडीशन में अपराधी बालक बन सकता है, तो वो घर में उन चीज़ों का ध्यान रखे और बालक को अपराधी बनने से रोक सके। ठीक है, अगला ऑप्शन की बात करते हैं। बाल अपराधियों से निपटने हेतु विशेष बाल न्यायालय और न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल सही कथन है, ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है। मतलब बाल अपराधियों से निपटने के लिए विशेष प्रकार के न्यायालय होने चाहिए, सामान्य न्यायालय नहीं होने चाहिए, उसके लिए विशेष न्यायालय और विशेष प्रकार के न्यायाधीश है वो नियुक्त करने चाहिए। ठीक है, अगला है सी वाला ऑप्शन है, सुधार हेतु योग्य व्यक्तियों व सामाजिक संस्थाओं की सहायता लेनी चाहिए। यदि कोई बालक है बाल अपराधी बन गया है तो उसके सुधार के लिए हमें ऐसे योग्य व्यक्तियों की सलाह लेनी चाहिए जो वास्तव में योग्य है, प्रेरणा के स्रोत है। ठीक है, और जिनको बाल अपराध के संबंध में कुछ नॉलेज हो तो उनकी हमें सहायता लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ सामाजिक संस्थाएं भी होती है जो बाल अपराधियों को सुधारने का कार्य करती है, तो इनकी हमें सहायता लेनी चाहिए। इसका मतलब ये भी सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, काम सेक्स अभिप्रेरक है। मतलब जो कामिक इच्छा होती है ना, जो सेक्स करने की जो इच्छा होती है वो किस प्रकार का अभिप्रेरक है। ऑप्शन ए अर्जित, ऑप्शन बी है जैविक, ऑप्शन सी है बाहरी और ऑप्शन डी में है कृत्रिम। तो ये तो आपको पता है ये जैविक है ना, ये तो सभी सजीवों का एक क्या होता है, जैविक लक्षण होता है ना। काम वृत्ति सब में पाई जाती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन पाई सब में जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है अपना, पेड़ तथा घर, कुर्सी तथा सीढ़ी ये किस फ्रिक्शन से संबंधित है। मतलब उस फ्रिक्शन का नाम बताना है जिसमें पेड़ तथा घर और कुर्सी तथा सीढ़ी के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो ये किस परीक्षण में होता है। ऑप्शन ए नवीन संबंध परीक्षण, ऑप्शन बी है परिणाम सोचो परीक्षण, ऑप्शन सी है अप्रचलित प्रयोग परीक्षण और ऑप्शन डी में वस्तु विशेष उन्नति परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, नवीन संबंध परीक्षण हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर करना, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इस क्लास में इतना ही। कल सुबह 6:05 पर रिकॉर्डेड क्लास के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।